So welcome everyone to my channel Study with Indian English 25. So we are going to discuss today a very beautiful poem, No Men Are Foreign. This poem may be related to a very famous quote of Socrates. Socrates, the great philosopher. एक बार सॉक्रेट्स ने ऐसा कहा था कि आई एम अ सिटीजन नॉट ऑफ एथेंस और ग्रीस बट ऑफ द वर्ल्ड. मैं नागरिक हूँ, ना ही एथेंस का हूँ ना तो ग्रीस का हूँ, बल्कि कहाँ का हूँ? दुनिया का हूँ. हम इस दुनिया के नागरिक हैं. इस पूरी दुनिया में ये जो नीला आकाश है ये हमारे घर का छत है. ये धरती जहाँ हम रहते हैं, ये हमारा सरजमीन है. हम यहीं के हैं. कोई कंट्री का बाउंड्री हमें अलग नहीं कर सकता. और नियम के अनुसार पॉलिटिकल बाउंड्री जो बनाई गई है वही इंसानों को एक दूसरे से अलग करती है. लेकिन इसे हम लोगों को नहीं मानना चाहिए. पोएम के जरिए समझाया गया है. द ऑथर ऑफ द पोएम इज जेम्स किरकप. सो कभी आपने सोचा है, सोचा क्या है? जरूर सोचा है. आपने भी सोचा है, हमने भी सोचा है कि what are the factors on which we may consider somebody as different as a foreigner. कोई ना कोई तो फैक्टर होता है ना कि हम लोग किसी को फॉरेनर मानते हैं. उसका लैंग्वेज अलग है. हम लोग इंडिया के हैं, हिंदी बोलते हैं. कोई इंग्लैंड का है, इंग्लिश बोलता है, तो हम लोग उसको कहते हैं फॉरेनर है. हमारे जैसा नहीं है. हम तुम रोटी चावल दाल दूध दही खाते हैं, तो वो लोग मांस मछली ज़्यादा खाते हैं, तो हम लोग कहते हैं भाई वो लोग फॉरेनर हैं. और दूसरे कंट्री के बाउंड्री की क्या बात करें. हमारे अपनी कंट्री में भी जितने स्टेट्स हैं ना, वो सारे स्टेट्स के लोग एक दूसरे स्टेट के लोग को फॉरेनर ही मानते हैं मोस्टली. ये हमारे जैसा नहीं है, हमारी बोली नहीं बोलता है, ठीक है. हमारे जैसा इसका पहनावा नहीं है. अब बिहार में चले जाओ, यूपी में चले जाओ, तो लोग कंधे पे गमछा रख के घूम रहे हैं, ठीक है ना. यहाँ पे वो कल्चर अलग है. तो कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे खान पान, जैसे बोली भाषा. इन चीज़ों के बेस पर हम लोग किसी को भी फॉरेनर बोलते हैं. लेकिन क्या हम लोग रियली में फॉरेनर हैं? नहीं. क्योंकि अगर आप गहराई से सोचिए और देखिए, एनालाइज कीजिए, तो पता चलेगा कि भाई सबका शक्ल का बनावट थोड़ा अलग, चेहरे से पहचान अलग अलग है. वरना ऑर्गन्स, ठीक है ना, हैबिट्स, फीलिंग्स, सब कुछ, चाहे हमारे बाहर का रूप हो, चाहे वो हमारे अंदर की फीलिंग्स हो, वो सब कुछ एक जैसा ही है ना. एक जैसे ही हम सारे हैं. क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा. यानी 5 तत्व हैं जिससे मिलाकर हमारा शरीर बना है. अब हम चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, हम सब एक ही तो हैं. हम सब का शरीर एक ही तरह के एलिमेंट से मिलकर बनाया गया है. तो बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज है जेम्स किरकप का, जो ये समझाना चाह रहे हैं कि भाई हम लोग इस दुनिया में, संसार में कोई भी इंसान क्या है? फॉरेन नहीं है. नो मेन आर फॉरेन, मतलब नो मेन आर फॉरेनर टू अस. एवरी मैन इज इक्वल टू अस इन हिज फीलिंग्स, इन हिज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिज बॉडी, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. ही इज इक्वल टू अस, ही इज सिमिलर टू अस. अब पोएम हम लोग पढ़ें. रिमेंबर, नो मेन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन. Beneath all uniforms, a single body breathes like ours. याद रखना आप सब. रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज. कोई भी इंसान स्ट्रेंज नहीं होता है, अपरिचित नहीं है हमारे लिए, तुम्हारे लिए. एक जैसा ही है, हमारे तुम्हारे जैसा ही है. जो अपरिचित होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेंजर, है ना. इसको हम लोग नहीं पहचानते हैं भाई, स्ट्रेंजर है. लेकिन हम में से कोई स्ट्रेंजर नहीं है. हम सब एक जैसे हैं. नो कंट्रीज फॉरेन. इस दुनिया में कोई भी कंट्री, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, कोई भी फॉरेन नहीं है. अफगानिस्तान हो, ठीक. हम लोगों की सोच हम लोगों को अलग कर दी है, वरना नेचर ने हम लोगों को अलग कभी नहीं बनाया है. नो कंट्रीज फॉरेन. कोई भी कंट्री भी फॉरेन नहीं है. बेनिथ ऑल यूनिफॉर्म्स. और सारे यूनिफॉर्म के अंडर में. यूनिफॉर्म बोलने का मतलब यहाँ पे क्या है? सोल्जर्स. पॉलिटिकल जो डिवीजन ने हम लोगों को अलग करके रखा है, लाइक आवर्स. तो यहाँ यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब है कि वर्दी, ठीक है ना. तो अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आवर्स बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स. जितनी भी दुनिया की यूनिफॉर्म है, हमारे कंट्री के सोल्जर्स की यूनिफॉर्म अलग है, ठीक है ना. दूसरे कंट्री के लोगों का यूनिफॉर्म, अमेरिका के सोल्जर्स का यूनिफॉर्म देखना अलग है,
लेकिन सारे यूनिफॉर्म के अंदर में रहने वाला जो इंसान है वो एक ही है। अब जरा इसको छोटे लेवल में अगर हम लोग समझें, तो तुम नेशनल हाई स्कूल के स्टूडेंट हो, तुम्हारा यूनिफॉर्म अलग है। तो कोई अभिनव भारती स्टूडेंट वहाँ का है तो उसका अलग है, कोई हेरिटेज का है तो उसका यूनिफॉर्म अलग है। लेकिन इन तमाम यूनिफॉर्म के अंडर में जो इंसान है वो तो एक ही है ना। तुमको अगर हम यहाँ पे ऐसे पिंच करेंगे तो तुमको पेन होगा, तुमको प्रिक करेंगे कोई सुई लगाकर तो तुमको पेन होगा, और वो हर स्कूल के स्टूडेंट को होगा, हर यूनिफॉर्म के अंडर में रहने वाले इंसान को होगा। अ सिंगल बॉडी ब्रीथेस लाइक आवर्स, तो उसके अंदर में सिंगल बॉडी है, एक ही टाइप का बॉडी है, जैसे हमारी बॉडी है वैसे ही तुम्हारे अंदर भी वही बॉडी है, वैसे ही हर यूनिफॉर्म के अंडर में रहने वाला बॉडी। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस, और वो लैंड जिसके ऊपर हमारे भाई लोग किसको बोला गया है? अमेरिका के सोल्जर्स, इंग्लैंड के सोल्जर्स, जर्मनी के सोल्जर्स, ठीक है ना, वहाँ के लोग, सोल्जर्स ही नहीं, वहाँ के सिटीजन्स। ये जो दुनिया है, ये जो लैंड है, ज़मीन, जिस ज़मीन पे अमेरिकन लोग चलते हैं, जिस ज़मीन पे इंग्लैंड के लोग चलते हैं, वो ज़मीन भी हमारी ज़मीन की तरह ही है, हमारी इंडिया की ज़मीन की तरह ही है। इन विच वी ऑल शैल लाई, और ये ज़मीन वही ज़मीन है बच्चों, जिस ज़मीन में एक दिन हम लोग क्या करेंगे? आँख बंद करके पड़े रहेंगे, सो जाएंगे। जब मरेंगे तो चूंकि पोएट क्या था? क्रिश्चियन था, तो वो क्रिश्चियनिटी के हिसाब से सोच रहा है। हम लोग हिंदू हैं, तो हिंदू के हिसाब से सोचोगे तो क्या होगा कि हमारी बॉडी को जला दिया जाता है, जलाने के बाद हम लोग जब राख में बदल जाएंगे तो वो राख भी तो यहीं पे पड़ा रहेगा, इसी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। नदी में बहा दिया जाता है तो नदी की मिट्टी में जाके वो राख मिल जाएगा। तो ये वही ज़मीन है जिस ज़मीन में हम लोग एक दिन मिल जाएंगे। और अगर हम क्रिश्चियन होते या मुसलमान होते तो हमें हमारे इसी ज़मीन में दफना दिया जाता, दबा दिया जाता। तो कैसी धरती अलग हुई भाई, है ना? वही धरती है जिस धरती में वो लोग भी दफनाए जाएंगे, वही धरती है जिसमें हम तुम भी दफनाए जाएंगे, या हमारे तुम्हारे राख भी यहीं पे मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट स्टैंजा, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, वो लोग भी मतलब दूसरी कंट्री में रहने वाले लोग, दूसरी कंट्री के रहने वाले नेता, स्टूडेंट्स, सोल्जर्स, मदर्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, सारे लोग, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, उनको भी तो पानी का टेस्ट वैसे ही लगता है, उनको भी तो सूरज की रोशनी की गर्मी वैसे ही मिलती है, उनको भी तो हवा वैसे ही महसूस होता है जैसे हमें तुम्हें महसूस होता है। आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट, और वो लोग भी, वहाँ के लोग भी पीसफुल हार्वेस्ट एंजॉय करते हैं। पीसफुल हार्वेस्ट मतलब अगर हमारे कंट्री में वॉर ना हो, किसी भी तरह का हिंसा ना हो, वायलेंस ना हो, तो हमारा तुम्हारा धर्म यही है ना कि मेहनत करो, मेहनत करके अपने मेहनत के भरोसे भरोसे पर खेतों में अनाज पैदा करो, और उस अनाज को हार्वेस्ट करो, काट के घर में ले आओ, खुशियाँ फैलाओ, ठीक है ना, खाओ पियो, एंजॉय करो, आनंदित रहो, हेल्दी रहो, ब्यूटीफुल बने रहो, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, इसको नष्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग अपने पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ को एक्सटेंड करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए दूसरी कंट्री पे या तो अटैक की करते हैं, या तो हमारे ऊपर अटैक किया जाता है, या तो अटैक में या तो डिफेंस में हम लोग को लड़ाई करनी पड़ती है। और जब लड़ाई होगी तो पीसफुली हार्वेस्ट कर पाओगे फसल को? नहीं, जो क्रॉप्स होंगे उसको पीसफुली हार्वेस्ट नहीं कर पाओगे। तो सारी कंट्री के लोगों को यही अच्छा लगता है कि दे शुड बी फेड विथ पीसफुल हार्वेस्ट। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, वॉर को यहाँ पर तुलना किया गया है किसके साथ? विंटर के साथ। जैसे इंग्लिश कंट्रीज में विंटर के टाइम में ओले पड़ते हैं, फ्रॉस्ट पड़ता है, स्नो पड़ता है, स्नोफॉल होता है, जिसकी वजह से चारों तरफ बर्फ की चादर पड़ जाती है ज़मीन पे, और उस चादर की वजह से उनके वहाँ कोई हार्वेस्ट नहीं होता है, लोग भूखे मरते हैं, उनको भोजन ले आना पड़ता है, बाहर के कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि उनके वहाँ सारा फसल बंद हो जाता है। भाई जब ज़मीन के ऊपर फ्रॉस्ट आ जाएगा तो कुछ पैदा होगा? तो विंटर भी वैसा ही है, वॉर के जैसा ही है। जब जब विंटर आता है तब तक क्या होता है, लोगों का खाना पीना बंद हो जाता है, लोग स्टार्व करने लगते हैं, भूखे मरने लगते हैं। और वही हाल वॉर में भी होता है। जब वॉर होगा तो मिसाइल चलेंगी, रॉकेट लॉन्च किए जाएंगे, बॉम्ब गिरेगा, गोला पड़ेगा, गोलियां चलेंगी, ठीक है, वो जैसे हो रहा है ना यूक्रेन और रसिया में। तो वहाँ के लोगों से जाके पूछो, बेचारों के पास खाने का नहीं है,
ख़त्म भी नहीं हुआ अभी तक वॉर, और वो लोग दूसरी कंट्री में जा जाके शेल्टर ले रहे हैं लोग, क्योंकि उनके वहाँ अपनी कंट्री में खाने का कोई सुविधा नहीं है, अनाज ही नहीं हो रहा है, फसल ही नहीं हो रहा है। तो सभी को पसंद है क्या? पीसफुल हार्वेस्ट। देयर हैंड्स आर आवर्स, उनके हाथ हमारे हाथ जैसे हैं, उनके हाथ हमारे हाथ जैसे ही हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। ये हाथ का मतलब क्या है? लेबर का हाथ, ये सिंबॉलिकली प्रेजेंट कर रहा है। हाथ मतलब लेबोरियस हैंड्स, इसी हाथ से तो हम लोग काम करते हैं, पढ़ने का काम, लिखने का काम, इसके अलावा खेतों में हल चलाने का काम, खेतों में अनाज पैदा करने का काम, ठीक है ना, गाड़ी बनाने का काम गैरेज में, ठीक, बर्तन बनाने का काम, लेबर का काम, बिल्डिंग बनाने का काम। तो उन हाथों को अगर आप जाकर देखो, जापान का कोई मजदूर का हाथ देखो, इंग्लैंड के किसी मजदूर का हाथ देखो, दुबई में जाके देखो मजदूर का किसी का हाथ, तो क्या हमारे यहाँ के लोगों मजदूरों के हाथों से अलग है वो? ना, एक ही है। उनके हाथों की जो लकीरें हैं ना, लाइंस हैं, वो लाइंस का मतलब यहाँ पे है रफनेस, हाथों का रफनेस। तो बाहर की कंट्रीज के लेबरर्स के हाथों का रफनेस देख के पता चल जाएगा ये तो हमारी कंट्री के लेबरर्स के हाथों के रफनेस जैसा है, तो वो भी हमारे जैसे ही है, नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप। याद रखना, उन लोगों के भी जो फॉरेन कंट्रीज में लोग हैं, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जापान में, जर्मनी में, रसिया में, पाकिस्तान में, ये लोग जो है ना, वो लोग भी जब सुबह सोकर उठते हैं तो दे हैव आईज लाइक आवर्स, उनके पास भी आंखें हमारी तुम्हारी जैसी ही हैं। जब सुबह उठते हैं तो आंख खोलते हैं। दैट वेक और स्लीप, रात को जब बिस्तर पर जाते हैं तो उन्हें भी नींद जब आती है तो आंखें बंद हो जाती है। हम तुम भी ऐसे नहीं सोते हैं कि हम लोग इंडियन हैं, अमेरिकन लोग ऐसे सोएगा और हम तुम ऐसे सोएंगे, और पाकिस्तानी लोग ऐसे सोएगा, ऐसा नहीं है। सबका स्टाइल एक ही है, जब सोएगा तो पूरा बंद, उठेगा तो पूरा खुल जाएगा। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाई लव, और जैसा कि हमारे यहाँ होता है, हम लोग ये मानते हैं ना इंडिया में कि भाई दूसरों की ताकत को जीतना है, अगर कोई ताकतवर इंसान है उसकी ताकत को जीतना है तो प्यार से जीतो। किसी जिद्दी इंसान को प्यार से हम लोग जीत लेते हैं। तो बाहर की कंट्री में भी ऐसा ही होता है, हर फॉरेन कंट्री में ऐसे ही होता है, उनके वहाँ भी जिद्दी लोगों को, मजबूत लोगों को प्यार से जीता जा सकता है, नफरत से नहीं। वो ताकतवर है, तुम भी ताकत दिखाओगे तो लड़ाई चलती रहेगी। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाई लव, इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। और हर लैंड में भाई, हर ज़मीन पर, हर देश में कॉमन लाइफ है, सभी का ज़िंदगी कॉमन है, हमारी तुम्हारी तरह। रोज़ शाम को थक कर सो जाना, सुबह उठना, फ्रेश होना, तैयार होना, नहाना, उसके बाद फिर अपने काम पे निकल जाना, फिर सारा दिन काम करना, पैसे इकट्ठा करना, फैमिली चलाना, उसके बाद फिर रात को जाकर सो जाना, दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी करना, एंजॉय करना, सभी को अपने दोस्त अच्छे लगते हैं। तो ये चीज़ हर कंट्री में है, कॉमन लाइफ है ये, दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। हर इंसान को ये बात समझ में आ जाएगी। तुम इंग्लैंड के लोगों को देखोगे, तुम जर्मनी के लोगों को देखोगे, पाकिस्तान के लोगों को देखोगे, उनके वहाँ भी ऐसे ही है लाइफस्टाइल, यही है। तुम देखते ही पहचान जाओगे कि दिस इज अ कॉमन लाइफ, दिस इज द कॉमन लाइफ पैटर्न। नेक्स्ट, लेट अस रिमेंबर, लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड, याद रखिएगा आप लोग कि जब कभी भी हमें ऐसा कहा जाए टू हेट आवर ब्रदर्स, नफरत करो इन पाकिस्तानियों से, ये अलग हैं हमसे, अगर कोई ऐसा हमें कहे, इट इज़ आवर सेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोजेज। अगर पाकिस्तान में भी कोई नेता उनको सिखाता है नफरत करो इन हिंदुस्तानियों से, ठीक है ना, तो जब कभी भी कोई नेता या कोई भी बुरा इंसान ऐसा नफरत की बात सिखाता है कॉमन लोगों को, तो ये गलत है। क्यों गलत है? Whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall disposes. अगर हम ऐसा करना शुरू कर देंगे, या अगर पाकिस्तान का मुसलमान हिंदुस्तानों से नफरत करना शुरू कर देगा, तो जो भी नफरत करेगा एक्चुअली में वो दूसरे से नफरत नहीं करता है, वो खुद को धोखा देता है, खुद को ही वो डिस्पोजेस कर देता है, अपने अधिकार से अपने आप को वंचित कर देता है। भाई हमारा तुम्हारा अधिकार क्या है? शांति से ज़िंदगी काटना,
लेकिन हम नफ़रत की आग में जलने लगते हैं। रिएक्शन और रिज़ल्ट किसके ऊपर आएगा? मेरे ऊपर। हम दिन रात रिएक्ट करेंगे, दिन रात जलेंगे, दिन रात नफ़रत की आग में जलेंगे। हमारी शांति भंग हो जाएगी। हमें सिखाया जाएगा कि मुस्लिम बुरा है, मुसलमान को सिखाया जाएगा कि हिंदू बुरा है, और वो लोग नफ़रत करेंगे। तो जब भी नफ़रत करेंगे वो या हम, तो हम लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि हमारा तुम्हारा जन्म क्यों हुआ धरती पे? टू स्प्रेड लव, टू स्प्रेड ह्यूमैनिटी, टू लीड अ पीसफुल लाइफ। जो नफ़रत फैलाते हैं ना, वो लोग भी चाहते हैं शांति से जीना। वो लोग भी चाहते हैं कि उनके बच्चे को कुछ ना हो, उनकी बीवी को कुछ ना हो, उनके माँ-बाप, बूढ़े माँ-बाप को कुछ ना हो। वो लोग भी चाहते हैं, लेकिन दूसरे को मुश्किल में डालते हैं, है ना? तो हम क्यों करें? जब हम ये जानते हैं कि जब नफ़रत फैलाएँगे तो हम अपने आप को डिस्पोजेस कर देंगे, अपने आप को बिट्रे करेंगे, धोखा देंगे, अपने आप को कंडेम करेंगे, हेट करेंगे। रिमेंबर वी हू टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, याद रखना, अगर हम लोग एक दूसरे के लिए आर्म्स उठाएंगे, हथियार उठाएंगे, तो वो हथियार उसके लिए नहीं, हम अपने लिए ही उठा रहे हैं। हम अपने आप को ही बर्बाद करेंगे। ठीक है ना? कैसे बर्बाद करेंगे भाई? इंसान को मार डालेंगे तो खुशियाँ बाँटने के लिए बचेगा कौन? है ना? खुशियाँ इंसानों से होती हैं, पैसों से नहीं होती हैं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ से नहीं होती हैं। सबको उड़ा दें आस-पास में और हमको पॉलिटिकल बाउंड्री मिल जाए, हम जीत जाएँ। जैसा कि सम्राट अशोका के साथ हुआ था, सुने होंगे तुम लोग। अशोका ने बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली, सबको मार काट डाला, लेकिन मारने काटने के बाद जब कलिंगा का युद्ध जीत लिया, तो उसने देखा कि ये मैंने क्या किया? सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। मुझे क्या हासिल हुआ? कौन-सा मैं जंग जीत लिया? क्या हो गया? कितनी जानें मासूमों की मैंने ले ली। उसके बाद से उसने हिंसा से मुक्ति ले ली, हाथ जोड़ लिया, उसके बाद फिर उसने कोई लड़ाई नहीं की लड़ी। लास्ट सेंजा, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। अगर हम लोग एक दूसरे के लिए आर्म्स उठाएँगे ना, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए पिस्टल उठाएँगे, तलवार उठाएँगे, बॉम्ब मारेंगे एक दूसरे को, या लॉन्च करेंगे रॉकेट एक दूसरे के यहाँ, जैसे रसिया और यूक्रेन कर रहा है। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। तो हम लोग अपने इस मदर नेचर, अपने इस अर्थ को डिफाइल कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं अर्थ को, है ना? अर्थ का फर्टिलिटी नुकसान कर दे रहे हैं, चारों तरफ बारूद, केमिकल गिरा कर, खुद के अर्थ को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस। ये जो वॉर है ना, और वॉर में यूज़ किए जाने वाला जो आर्म्स और एम्यूनिशंस है, उसका तुलना किससे किया गया है? हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट। जब बॉम्ब गिरता है तो देखते होगा डस्ट उठता है, बहुत डस्ट, एकदम धूल 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 चारों तरफ। और क्या उठता है भाई? फायर, चारों तरफ आग आग आग, आग और धूल। ये आग और धूल को बोला गया है हेल। सोचो, आकाश का नीलापन गायब, हवा का फ्रेशनेस गायब, नेचर को हम लोग डिफाइल कर दिए, अर्थ को डिफाइल कर दिए। ये जो हेल है, नर्क है, हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट, ये इनोसेंस लोगों की जानें ले लेता है, पृथ्वी के इनोसेंस को नष्ट कर देता है, हमारे अर्थ के इनोसेंस को नष्ट कर देता है, नेचर का इनोसेंस बर्बाद कर देता है। इनोसेंस मतलब मासूमियत। ऑफ एयर, हवा के इनोसेंस को बर्बाद कर देता है। दैट इज एवरीवेयर आवर ओन। ये हवा चारों तरफ है ना, ये हवा क्या बटा हुआ है? इंग्लैंड का हवा, अमेरिका का हवा, इंडिया का हवा, ये हवा तो चारों तरफ है, हम सबका हवा है। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज। तो याद रखना कि कोई इंसान फॉरेनर नहीं है और कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है, और कोई भी कंट्री के लोग हमारे तुम्हारे लिए स्ट्रेंजर नहीं है। तो आई गेस समझ में आया पोएम? थैंक यू वेरी मच।